नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज जो देखने वाले हैं वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये अपना बीए पार्ट 1 के लिए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हो जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 8 लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं इसके, अगर वह नहीं देखें तो बिल्कुल आप देख लेना, क्योंकि आपके कंटिन्यू जब आप पढ़ते रहोगे तभी ही आपको ये सारे के सारे समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो अपना हो जाएगा कौन सा। हमने गुलाम वंश पढ़ लिया, ठीक है, गुलाम वंश पढ़ रखा तुमने, उसके बाद खिलजी वंश हमने पढ़ा, और आज हम क्या पढ़ेंगे, तुगलक वंश। जैसे हम पढ़ रहे थे तुगलक वंश का हमने पहले पढ़ रखा है गयासुद्दीन तुगलक, और आज हम देखेंगे उसका जो शासक हो जाता है, ठीक है, वो कौन बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी प्रकार से देखेंगे, डिटेल के बारे में बात भी करेंगे और आपको समझ में आने वाला ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी यहाँ से आपको होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाता है आपका। जैसे अगर हम देखते हैं कि बीए पार्ट 1 हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, हिस्ट्री का लेक्चर नंबर ये अपना कौन सा है भाई, 8 लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर डाल रखे हैं, उन्हें आप देख लेना। ठीक है, तो बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे बनेगा कि जो आपकी हिस्ट्री है सेकंड सेमेस्टर की, वो कब से कब तक का यहाँ पर आपको हिस्ट्री का मतलब इतिहास आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, 1206 से लेकर कब, 1206 मतलब दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होती है, जब मुगल वंश खत्म होता है। ठीक है, मुगल वंश क्या होता है, खत्म होता है, तब तक की आपको हिस्ट्री क्या होती है, पढ़ना पड़ती है। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि आपकी सेकंड जो सेमेस्टर है उसमें हिस्ट्री कब से कब तक पूछी जाएगी। तो ध्यान रखना, 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना और मुगल वंश का अंत 1757 तक। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एक तो यहीं से मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो बढ़ते हैं, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं, हम आ चुके हैं कहां पर, हम आ चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक की ओर। ठीक है, तो बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गुलाम वंश पढ़ा। क्या पढ़ा भाई, गुलाम वंश पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, खिलजी वंश पढ़ लिया। अब इनके डेट भी आपको याद होनी चाहिए कि दिल्ली वंश कब से कब तक रहा था। तो एक पॉइंट यहां से यही बनेगा कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत जो हो जाती है वो कब से कब तक रही। तो आपको पता है 1206 से लेकर क्या, 1206, क्योंकि अरबी आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम वो कब आया था, 712 ईस्वी में भारत आया था। तो बात करते हैं उसके बाद दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। ठीक है, कब, 1206 में गुलाम वंश का डालता है, ठीक है, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बात करते हैं यहां पर दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है 1206 में, और कब से कब तक चलती है, जब तक पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526, है ना, 1526 लोधी वंश के पतन के साथ जो दिल्ली वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या पड़ता है, कह सकते हैं वहां पर अपना जो मुगल वंश है वो स्टार्ट हो जाता है 1526 के बाद में, जो 1526 से लेकर 1757 तक चलता है। ठीक है, तो यही आपके क्या है, बुक में आपको दे रखा है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक, तो 1206 से लेकर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 से 26 तक। उसके बाद आता है मुगल वंश, मुगल वंश चलता है 1526 से लेकर 1757 तक। ठीक है, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, एक क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं गुलाम वंश को, हमने देखा था गुलाम वंश कब से कब तक था, 1206 से लेकर 6 को उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा, 1290। मैंने बताया था 6 को उल्टा कर देंगे 1290। तो बात करते हैं गुलाम वंश कब से कब तक रहा था, 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। उसके बाद कौन आता है, खिलजी वंश आता है। जो खिलजी वंश आता है वो 1290 से लेकर सिर्फ 30 साल चलता है, मतलब कह सकते हैं 1320 तक, है ना, 1320 तक का जो कार्यकाल होता है वो किसका था, खिलजी वंश का कार्यकाल था, है ना। उसके बाद हमारा अब आ जाता है तुगलक वंश, जो हम पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो कह सकते हैं डेट है वो अपनी हो जाती है 1320 से लेकर 1300, 3 को कर दो 3 गुना, 3 को करो 2 गुना, 2 पे है, 3 को करो 2 गुना, 3 3 9 हो गया, स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्यों करेंगे, ठीक है, कोई 3 पे है तो क्यों कर दो, 2 है तो स्क्वायर पे, तो कितना हो जाएगा 1320 से लेकर 1398 जो का कार्यकाल था वो अपना हो जाता है किसका, तुगलक वंश का, जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं खिलजी वंश का, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, आपको पता है गुलाम वंश का जो प्रथम शासक हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक था।
ठीक है, अंतिम शासक कौन था कमेंट बॉक्स में लिख देना। बात करते हैं खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है खिलजी वंश का प्रथम शासक जो हो जाता है वो हो जाता है कौन, सुनिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, है ना। खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो कौन आता है, जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है। अंतिम शासक खुसरो शाह हो जाता है, ठीक है, अंतिम शासक कमेंट बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है, जो सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाता है, आपको पता ही है, ये हमने देख रखा है। बात करते हैं डाक व्यवस्था भी कौन शुरू करता है, गयासुद्दीन तुगलक ही स्टार्ट करता है डाक व्यवस्था, मगर इसका जो कह सकते हैं यूज कौन करता है, यूज करता है मोहम्मद बिन तुगलक। किसमें करता है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो बात करते हैं तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन आता है, वो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक की बात करें तो नसरुद्दीन महमूद शाह हो जाता है, कौन, नसरुद्दीन महमूद शाह, ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करें अंतिम शासक की तो अंतिम शासक हो जाता है नसरुद्दीन महमूद शाह, प्रथम शासक हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक का बेटा बैठेगा कहां पर, गद्दी पर, है ना। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा बैठेगा कहां पर, गद्दी पर बैठेगा, ठीक है, ये बैठ गया। अब बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। बाकी सारा के सारा आपको याद हो गया होगा, रिवाइज हमने कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जो तुगलक वंश का सेकंड शासक होता हो जाता है, जो कहां पर, आपको पता है एक जगह थी, है ना, एक जगह थी, वो कहां पे थी, अफगानपुर में, है ना। अफगानपुर में एक जगह थी, अफगानपुर, ठीक है, अफगानपुर एक जगह थी जहां पर किसने, एयाज ने, है ना, एयाज नाम का एक व्यक्ति था, एयाज नाम का व्यक्ति था, इसने क्या था, लकड़ी का महल बनाया था। किसने, लकड़ी का महल बनाया था। और किसने बनवाया था, तो इसी ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम ने, है ना, बिन तुगलक ने, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसने क्या था, इस लकड़ी के महल को बनवाया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो एयाज के द्वारा बनाया गया था। इससे पहली वाली वीडियो हमने इसे देखा था, ठीक है। और इसी लकड़ी के महल से दबकर, है ना, लकड़ी के महल से दबकर 1325 में, लकड़ी के महल से दबकर 1325 में गयासुद्दीन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का पिता होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है कहां पर, अफगानपुर में, है ना। अफगानपुर में ठट्टा के निकट है, यहीं पर क्या होता है, 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, जो किसके द्वारा बनाया हुआ था, इयाज के द्वारा लकड़ी का महल बनाया था। किसने बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनवाया था। अब उसके बाद 1325 से ही 1325 में कौन बैठता है गद्दी पर, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है 1325 में, है ना। 1325 में क्या होता है, मोहम्मद बिन, जो कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक होता है, वो क्या होता है, गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद इसकी जो मृत्यु होती है, देखो 1325 में तो ये बैठा है गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक। अब 1351 में क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद बैठेगा फिरोज शाह तुगलक। वो हम अगली नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी फिरोज शाह तुगलक से ही संबंधित होगी। अब हमने इसको जो ऊपर वाली जो थ्योरी थी वो हमने पढ़ रखी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहम्मद तुगलक का मौलिक नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद तुगलक का मौलिक नाम क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मौलिक नाम था वह क्या था, कमेंट में फटाफट छाप देना है। तो बात करते हैं, पहला दे रखा है उलूग खां, दूसरा है तुम्हारा क्या, शिहाबुद्दीन, तीसरा शेर खां दे रखा है, चौथा दे रखा है कौन सा, दे रखा है सिहामुद्दीन। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उलूग खां हो जाएगा। उलूग खां में कंफ्यूज नहीं होना है। एक जो था बलबन, कौन था, बलबन, बलबन हुआ करता था। बलबन का दामाद था नसरुद्दीन, ठीक है, नसरुद्दीन शाह के नाम से था, ठीक है। बलबन का दामाद हुआ करता था। इसने इसे उलूग खां की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, बलबन को सिर्फ उपाधि मिली थी। क्या मिली थी, उपाधि।
बलबन को क्या मिली थी? उपाधि मिली थी उलूखा को। मगर जो उलूखा नाम किसका था? तो ध्यान रखना, उलूखा नाम हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का मौलिक नाम, ठीक है। इसका एक उलूखा भी था और इसे जूना खां भी कहते थे। क्या कहते थे? जूना खां, ठीक है। तो दो नाम हो जाते हैं इसके, मोहम्मद बिन तुगलक के दो नाम हो जाते हैं, एक उलूग खां और एक जूना खां। दोनों में से कोई भी लगे लगा देना, ठीक है। दोनों में से कोई भी मिले लगा देना। तो ध्यान रखना, उपाधि जो दी गई थी उलूग खां की, उपाधि किसे दी गई थी? बलबन को। मगर जो उलूग खां मूल नाम किसका था? तो वो हो जाता है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखा है, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज तुगलक था। जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? अभी आपको बताया 1351 में। 1351 में क्या होती है? थट्टा के निकट इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज तुगलक था, कौन था? सैनिक अभियान पर, या फिर शिकार में, दिल्ली में, या फिर सिंध में? तो कहां पर था? तो आपको पता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 में, उस समय जो फिरोज शाह तुगलक था वो कहां का था? वो सिंध में था। कहां पर था भाई? वो सिंध में था। और सिंध में वहीं से आता है और 1351 में क्या करता है? ये गद्दी पर बैठ जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रखा है कि मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के बाद 40 दिन तक कहां रहा? जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो सुल्तान बनने के 40। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कौन सा था इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है इसको देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन था, है ना? बिल्कुल। तो बात करते हैं, मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के बाद 40 दिन तक कहां रहा था, है ना। क्वेश्चन बन रहा है आपका कि मोहम्मद तुगलक सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक है। कहीं भी आपको मोहम्मद तुगलक देखने को मिले तो यहां पर बिन जरूर होगा। क्या होगा? बिन जरूर होगा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनने के बाद 40 दिन तक कहां रहा था, ये आपको यहां पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है दौलताबाद में, तुगलकाबाद में, या फिर अपना हो जाता है दिल्ली में, या फिर देवगिरी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है यहां पर, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक से संबंधित है, तो ध्यान रखना तुगलकाबाद ही लगाना, ठीक है। दौलताबाद नहीं लगाना है, तुगलकाबाद लगाना है, ठीक है। कौन सा? तुगलकाबाद लगाना है। मगर इतना तो है कि दौलताबाद क्या है ये। तो बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह अपनी दिल्ली, पहले जो गयासुद्दीन तुगलक था उस समय तुगलक वंश की जो राजधानी थी वो क्या हुआ करती थी? दिल्ली हुआ करती थी, है ना। जब गयासुद्दीन तुगलक था उस समय तुगलक वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी? दिल्ली हुआ करती थी। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में, नहीं 1331 ना, रुकिएगा थोड़ा सा, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, रुकिएगा, 1325, ठीक है। 1325 में, कब? 1325 में, है ना। 1325 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है? गद्दी पर बैठता है, ठीक है। उसी समय ये दिल्ली से अपनी राजधानी कहां लेके आता है? देवगिरी लेके आता है। कहां पर? देवगिरी, ठीक है। दिल्ली से अपनी राजधानी कहां ले आता है? देवगिरी लेकर आता है। और देवगिरी का जो मोहम्मद बिन तुगलक है नाम परिवर्तित करके क्या रख देता है? दौलताबाद रख देता है। तो ये भी आपको याद रखना है, देवगिरी का जो मूल नाम जो था, सॉरी, दौलताबाद का जो मूल नाम था वो क्या है? देवगिरी। देवगिरी को चेंज करके मोहम्मद बिन तुगलक क्या बना देता है? दौलताबाद बना देता है और दौलताबाद को अपनी राजधानी घोषित करता है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी बनाई थी और देवगिरी का नाम चेंज करके रखा था, दौलताबाद रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले में तुगलक असाधारण शासकों में से एक था। साधारण नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? असाधारण, असाधारण, ठीक है। असाधारण शासकों में से एक था। यह किसका कथन है? ये आपको यहां पर बताना है। पहला दे रखा है नैलपुल का, फिर डॉक्टर ईसवी प्रसाद का, या आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का, या हो जाता है सर बुलजले हैक का। राइट आंसर अपना क्या होगा? फटाफट कमेंट में आपको लिख देना है, ठीक है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वालों में तुगलक
कैसा था? असाधारण था, साधारण नहीं था, मतलब यह असाधारण था, शासकों में से एक था। ये कथन जो है किसका है? वो हो जाता है किसका? सर बुलजले हैक का। किसका? सर बुलजले हैक का। कैसे याद करेंगे? ये दे रखा है असाधारण, जो साधारण होगा, ठीक है, जो साधारण होगा वो कैसा होगा? सिंपल बंदा होगा, है ना, सिंपल होगा, मतलब उसके अंदर आग नहीं होगी, और जो असाधारण होगा उसके अंदर क्या होगी? आग होगी, है ना। तो यहां पर आपको जले देखने को मिल जाएगा, बस राइट आंसर लगा देना, सर बुलजले हैग, ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? वही हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी कहां बनाता है? देवगिरी, और देवगिरी का नाम चेंज करके क्या रखता है? दौलताबाद। तो वही देखा है, दिल्ली से दौलताबाद की दूरी क्या थी? 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 950 किलोमीटर, या फिर 1000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 950 किलोमीटर, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी की दूरी थी, वो कितनी थी? 950 किलोमीटर थी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, तुगलक ने कब बनाई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, 1325 में अपनी राजधानी ये बनाई थी, ठीक है। बात करते हैं, तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? ये आपको बताना है, चांदी, तांबा, कांसा, या फिर लोहा। तो हमने पहले भी आपको पढ़ा था, इल्तुतमिश, है ना, जो इल्तुतमिश था उसने दो चलाए थे, एक चलाया था टंका, ठीक है, और एक कौन सा चलाया था? जीतल, जीतल चलाया था, है ना, जीतल। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, टंका और जीतल चलाए थे। यहां पूछ रखा है, तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? पहला देखा है, चांदी, तांबा, कांसा, या फिर लोहा। तो चांदी और कांसा का तो किसने दिया? इल्तुतमिश ने। मगर बात रखा है, तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसने किया था तांबे का। किसका? तांबे का प्रचलन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बाकी देख लेंगे, बाकी दो हैं यहां पर आगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, किस इतिहासकार का मत है? ये आपको बताना है। पहला दे रखा है एल फिंस्टन, फिर दे रखा है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, फिर डॉक्टर ए बी पांडे, और बी ए स्मिथ। बताइएगा राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर अपना हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर आ, एल फिंस, ठीक है, एल फिंस्टन। क्या हो जाएगा? एल फिंस्टन, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? एल फिंस्टन मतलब फिसलने की बात यहां पे याद कर लेना, फिंस्टन मतलब फिसलना, ठीक है, फिसलना मतलब पागलपन की तरह। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तुगलक के शासनकाल में न्याय विभाग का अधिपत्य था। जो तुगलक था उस समय न्याय विभाग का अधिपत्य कौन हुआ करता था? ये आपको बताना है। अगर मुगल काल की पूछेगा, ठीक है, अगर मुगल काल की यही बात पूछ ले कि न्याय कौन देता था, तो काजी दिया करता था। कौन? काजी दिया करता था। मगर यहां दे रखा है, तुगलक के, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है कि तुगलक के शासन काल में न्याय विभाग का अधिपत्य कौन था? तो पहला दे रखा है उलेमा, फिर दे रखा है सामंत, तीसरा दे रखा है अमीर, और चौथा दे रखा है तुम्हारा सरदार। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है, देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उलेमा। क्या हो जाएगा? उलेमा जो था वो न्याय विभाग का अधिपत्य हुआ करता था। मगर मुगल काल में पूछे तो कौन सा था? काजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दे रखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक इसमें से कोई शख्स है, वो कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था? वह शख्स कौन सा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, या फिर बदायूनी ने, या फिर एलिफेंट्स ने? तो पागल कहा इसे, ठीक है। और दे रखा है तुम्हारा लैंडपूल ने। राइट आंसर अपना क्या होगा?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदायूं ने। किसने? बदायूं ने कहा था कि इसे मुक्ति मिल गई। कैसे याद करेंगे? बदायूं, है ना, दायूं मतलब ये खत्म हो गया, बदायूं में क्या हो गया? ये खत्म हो गया। इस प्रकार से याद कर लेना, ठीक है, कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किसने कहा? बदायूं ने। अगर बात करें पागल किसने कहा, तो पागल कहा एल फिंस्टन ने। ठीक है, दोनों के बारे में यहां पर आपको याद रखना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से बनेगा। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। किसका कथन है ये आपको बताना है? लैनपूल का, एल्फिंस का, इसामी का या फिर बदायूं का? बताइएगा। बदायूं ने क्या कहा? प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किसने कहा था? अभी हमने पढ़ा था, किसने? बदायूं ने कहा। एल फिंस ने क्या कहा? एल जो फिंस्टन था उसने क्या कहा? पागल कह दिया। तो यहां पर पागली दे रखा है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये दोनों के दोनों हम देख ही रखे थे। यहां दे रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन किस वर्ष भेजा था? तो बात करते हैं इब्न बतूता की। ठीक है, इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। कहां का? मोरक्को। और मोरक्को कहां पड़ता है? मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में। कहां पर? अफ्रीका में। चाहे अफ्रीका दे दे, चाहे आपको दे दे मोरक्को। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन किस वर्ष भेजा था? तो ध्यान रखना है, इब्न बतूता कहां का था? मोरक्को का रहने वाला था और अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका का रहने वाला। अफ्रीका में एक वो है जगह, देश है मोरक्को, ठीक है, वहां का रहने वाला था। अफ्रीका महाद्वीप है। तो बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन किस वर्ष भेजा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? 1340, 1341, 1342 या फिर हो जाता है 1344। राइट आंसर अपना क्या होगा बताना है। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी भी नियुक्त किया था। क्या? काजी, ठीक है, अपने यहां का काजी भी इसे नियुक्त किया था। किसने? इब्न बतूता ने। मगर उस समय काजी का कार्य न्याय देना नहीं था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन किस वर्ष भेजा था? तो ये भेजा था कब? 1342 में। कब? 1342 में। जो कह सकते हैं इब्न बतूता आया कब था दिल्ली सल्तनत में? तो ये आया था 1333 में। कब? 1333 में इब्न बतूता कब आया था भाई? ये आया था मोहम्मद बिन के शासन में। ठीक है, कब आया था? ये आया था 1333 में। और इसे राजदूत बनाकर कब भेजा गया था? तो भेजा गया था 1342 में। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या? काजी नियुक्त किया था। यह भी आपको याद रखना है। कहां का? मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को ना दे तो आपको अफ्रीका दे सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रतीक मुद्रा की योजना, जो प्रतीक मुद्रा है, ठीक है, प्रतीक मुद्रा की योजना किसकी विफलता का कारण क्या था? प्रतीक मुद्रा की विफलता का कारण क्या था? देखो बात करते हैं, इसने जो तांबे के जो, ठीक है, तांबा, इसने तांबे के जो सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे, वो चांदी की बराबर थे। कितने? जितने में चांदी के सिक्के चलते थे उतने में ही तांबे के सिक्के चलते थे। तो वहां के लोगों ने क्या किए? नकली मुद्रा छापने का रिवाज बना दिया, है ना। इस प्रकार से इसे पागल भी कहते हैं, इसीलिए पागल कहा जाता है ये। तो बात करते हैं प्रतीक मुद्रा की योजना की विफलता का कारण क्या था, ये आपको बताना है। पहले रखा है जनता का लालच, फिर रखा है टकसाल में अधिकारियों की उदासीनता, फिर रखा है नकली सिक्के, या फिर ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? देखो, जब नकली सिक्के वह छापेगा तो जनता को लालच भी होगा, है ना। तो जनता को लालच था कि भाई हम तांबे के सिक्के चलाएंगे और चांदी के सिक्के हैं अपने पास रखते रहेंगे, है ना। तो जनता को लालच हो गया। दूसरी बात करते हैं, टकसाल के अधिकारियों की उदासीनता हो जाती है क्योंकि वह इस पर फोकस नहीं कर पाए। वही बात करते हैं, नकली सिक्के चलाए और चांदी के सिक्के उन्होंने एकत्रित करते रहे। तो बात करते हैं यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। प्रतीक मुद्रा की योजना की विफलता का कारण क्या था? तो वह हो जाता है ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है, दुआब में कर वृद्धि का क्या परिणाम हुआ? क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक जो हो जाता है वो क्या करता है? दुआब में कर वृद्धि करता है। दुआब में क्या कर देता है? ये कर वृद्धि कर देता है।
ठीक है, कर वृद्धि कर देता है, तो उसका परिणाम क्या हुआ आप देख सकते हो। लोग चोरी डकैती करने लगे, दोआब का क्षेत्र उजड़ गया, लोग जमीन छोड़कर भागने लगे, या फिर ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? बात करें उस समय जो टोटल कर हुआ करते थे वो 48 कर हुआ करते थे। कितने? सॉरी 28 कर हुआ करते थे। कितने? 28 कर थे उस समय, जनता के द्वारा पे करने पड़ते थे। कितने? 28 कर। कुछ कर जनता के द्वारा थे 28 में से, और कुछ जो कर जो थे वो बाहर से कोई धन लूट के लेके आते हैं उससे रिलेटेड थे। तो टोटल जो हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 28 कर थे। कितने? 28 कर थे। भाई दे रखा है दुआब में कर वृद्धि का क्या परिणाम हुआ? तो पहला दे रखा है लोग चोरी डकैती करने लगे। बिल्कुल सही बात है, कर वृद्धि होगी, खाने को होगा नहीं तो चोरी डकैती करेंगे ही। दुआब के क्षेत्र उजड़ गए, बिल्कुल उजड़ जाएंगे, खेती वगैरह पे भी कर था। ठीक है, कृषि कर, चराई कर, सब कुछ लगे हुए थे। फिर रखा है लोग जमीन छोड़कर भागने लगे। बिल्कुल सही, सब जमीन से बचेगा ही नहीं, सारा ही राजा ले लेगा, तो भाई जमीन छोड़ के भागना पड़ेगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये सभी परिणाम देखने को मिले। ठीक है, 28 कर इसके शासनकाल में लगे हुए थे, जिसमें फिरोज शाह तुगलक जब अगले वाला आएगा वो सिर्फ 24 कर जो हैं इनको समाप्त कर देता है, ओनली 4 कर लगाता है और 1 कर अपनी तरफ से इसमें जोड़ देता है। तो 5 कर लगाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। बाकी सभी को 24 करों को ये समाप्त कर देता है। ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दे रखा है दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? फिर रिपीट क्वेश्चन। तो बात करते हैं 850, 950 या फिर 920 या फिर 950। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? हमने बताया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहां की थी? देवगिरी। और देवगिरी का नाम परिवर्तित क्या रखा था? दौलताबाद रखा था। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 950 किलोमीटर थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में किसने कहा कि दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाला शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सांस्कृतिक शासक था? तो वह किसने कहा है ये आपको यहां पर बताना है। डॉक्टर ईसबरी प्रसाद ने, लैन पूल ने, इसामी में, या फिर हो जाता है बर्नी ने। बताएगा राइट आंसर क्या होगा। बताएगा यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में किसने कहा कि दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक बुद्धिमान और सांस्कृतिक शासक था? ये कहा था ईसबरी प्रसाद ने। ठीक है भाई, वह मुद्रा चला रहा है। ठीक है, मुद्रा चला रहा है, मुद्रा को चेंजेस कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे मतलब करोड़ वृद्धि कर रहा है। करोड़ वृद्धि क्यों कर रहा है? अपने देश की तरक्की के लिए। ठीक है, मगर जनता पर ज्यादा बोझ पड़ेगा तो जनता भी क्या हो जाएगी? गरीब हो जाएगी। तो इसलिए इसे पागल भी कहा जाता है। ठीक है, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं। जैसे हम बात करें, इसे स्वप्नशील कहा जाता है ना। इसने योजनाएं बनाई थी, बहुत सारी योजनाएं बनाई, मगर सारी की सारी योजनाएं जो थी विफल नहीं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्वप्नशील भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वप्नशील। ध्यान रखना, इसे क्या क्या नाम से पुकारा जाता है? स्वप्नशील भी कहते हैं, इसे पागल भी कहते हैं। हमने देखा था अभी, है ना, पागल भी कहते हैं इसे। और बात करते हैं इसके लिए रक्त पिपासु भी कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे कर लगाए थे और लोगों ने अपने अपने आप में क्या होती? आत्महत्या कर ली थी। तो इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 नाम ऐसे स्वप्नशील। योजनाएं बनाई मगर क्या हुई? वो अच्छी प्रकार से नहीं चली। पैसे चलाए, वो भी जनता ने क्या किए? लालच के अनुसार चांदी के सिक्कों को रखते रहे, तांबे के सिक्के नकली जारी करते रहे। तो स्वप्नशील भी कहते हैं, योजनाएं विफल रही। पागल भी कहते हैं। ठीक है, और रक्त पिपासु भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसने कर की वृद्धि की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी इसमें से दे दे तो सारे के सारे किसके नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक के ही नाम हो जाते हैं। तो यहां पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के सिंहासन सुशोभित करने वाला शासकों में सर्वाधिक विद्वान और सांस्कृतिक शासक था, वो तो सिर्फ कौन जानता है? ईश्वर ही जानता है। लोग तो चाहे कैसे भी लालच में पड़ जाएं और उसके सिक्कों को विफल कर दें, मगर वो अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर ईसबरी प्रसाद ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था?
तो इसके बारे में हमने आपको बताया है। इसके दो नाम हुआ करते थे, एक तो हो जाता है कौन सा, जो बलबन को उपाधि दी गई थी उलूग खां की, है ना, उलूग खां, उसको उपाधि दी गई थी मगर इसका ये मूल नाम था। एक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सा नाम होता है, वो हो जाता है उलूग खां, और एक कौन सा हो जाता है जूना खां, है ना, एक कौन सा हो जाता है जूना खां। तो दोनों की दोनों नाम आपको याद रखना है, एक उलूग खां होता है और एक जूना खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, मलिक फखरुद्दीन जूना खां, या फिर मलिक काला, या फिर सादी खां, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मलिक फखरुद्दीन जूना खां। ठीक है, उलूग खां भी अगर देगा तो उलूग खां आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या था। अब यहां पर उपनाम पूछ रहा है, नाम नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पर उपनाम क्या था इसका, और किस नाम से पुकारा जाता था, तो दे रखा है अब्दुल मुजाहिद, या सलमान मिर्जा, या चंगेज खां, या हो जाता है मलिक जहां। तो यहां पर बताएगा राइट आंसर क्या होगा। अब इसके तीन नाम आपको याद करना पड़ेंगे, एक उलूग खां, एक जूना खां, और एक तुम्हारा हो जाता है अब्दुल मुजाहिद। कौन, अब्दुल मुजाहिद। तो आपके तीन नाम यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक को किसने नाकाम परियोजनाओं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्वप्नशील, है ना, इसीलिए इसे स्वप्नशील कहा जाता है। नाकाम परियोजनाएं रही थी इसकी, इसीलिए इसे स्वप्नशील कहा जाता है। नाकाम परियोजनाओं का मेधावी कर्ता धर्ता घोषित किया है, ये किसने किया है, ये आपको बताना है। लैनपूल ने, या फिर एडवर्ड थॉमस ने, बर्नी ने, या फिर ईसामी ने। राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक को किसने नाकाम परियोजनाओं का मेधावी कर्ता धर्ता घोषित किया है, तो वो किया है किसने, बर्नी ने। बर्नी ने एक बात और भी कही थी, बर्नी ने कहा था अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं के बारे में अगर किताबें लिखना चाहूं तो किताबों के ढेर लग जाएंगे। क्या कहा था, किताबों के ढेर लग जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आपका। बर्नी क्या कहता है, बर्नी और भी कहता है अगर मैं इसकी नाकाम परियोजना, नाकाम जो काम है उनकी अगर किताबें लिखना चाहूं तो किताबों के ढेर लग जाएंगे, ठीक है। ये भी किसने कहा था, ये भी बर्नी ने ही कहा था। और इसे नाकाम परियोजनाओं का मेधावी कर्ता धर्ता भी किसने कहा था, बर्नी ने ही कहा था, ठीक है। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में किसने कहा कि उसका व्यक्तित्व विरोधी तत्वों का मिश्रण है, जैसा कि बाद में समय में जहांगीर हुआ था। जो जहांगीर था वो बहुत ही कह सकते हैं रक्त पिपासु था। कैसा रक्त पिपासु, मतलब लोगों पर अत्याचार करता था। उसी प्रकार से दे रखा है यहां पर कि उसका व्यक्तिगत विरोधी तत्वों का मिश्रण था, जैसा कि कैसा था, जैसा कि जहांगीर हुआ करता था। तो बताना है ये किसने कहा है। पहला दे रखा है तुम्हारा इरफान हबीब ने, फिर रखा है तुम्हारा अल्फिंस ने तो पागल कह दिया, इशामी ने, या फिर B.A. स्मिथ ने। बताएगा राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में किसने कहा कि उसका व्यक्तित्व विरोधी तत्वों का मिश्रण मतलब रक्त पिपासु तथा जैसा कि बाद में जहांगीर हुआ करता था वैसा कौन किसने कहा है, तो ये कहा है तुम्हारे किसने, B.A. स्मिथ ने। किसने, B.A. स्मिथ ने। और जो एलिफेंट्स है इसने क्या कहा था, पागल कहा था। इसने क्या कहा था, इसे पागल कहा था। इसने क्या कर दिया, रक्त पिपासु कह दिया। क्या कह दिया, रक्त पिपासु भी दे देगा कभी कभी, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इसने कह दिया कि ये रक्त पिपासु है। ये किसने कहा, B.A. स्मिथ ने कह दिया, ठीक है, जैसे जहांगीर हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में किसने कहा कि यदि मुझे मोहम्मद तुगलक के सभी दोषों और कमियों के सहित पूर्ण विवरण लिखना पड़े तो कई किताबें बन जाएंगी। मैंने कहा था ना, ये किसने कहा था, बर्नी ने, इसामी ने, या फिर लैनपूल ने, या फिर एलिफेंट्स ने। बताइए किसने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय संबंध में किसने कहा कि यदि मुझे मोहम्मद बिन तुगलक की सभी दोष और कमियों सहित पूर्ण विवरण लिखना पड़े तो कई किताबें भर जाएंगी। तो ये किसने कहा था, ये कहा था भाई बर्नी ने। किसने कहा था, बर्नी ने कहा था। अभी हमने देखा था, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहां देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी और की क्यों थी? तो ये की थी किसके लिए? कृषि के लिए। किसके? कृषि के लिए की गई थी। कृषि में बढ़ोतरी के लिए, है ना, कृषि में बढ़ोतरी के लिए, किसानों के फायदे के लिए की गई थी दीवानी ए अमीर कोही विभाग की स्थापना। ये किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, ठीक है, यह अपना हो जाता है इल्तुतमिश। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखो, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दीवाने अमीर कोही। किसके लिए की थी? कृषि के लिए, है ना, किसानों के लिए ये की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी? सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी आपको बताना है। सती प्रथा वो होती है अगर कोई पति मर जाता था तो उसके साथ आग पर जल जाती थी, वो भी, है ना, वो होती है सती प्रथा। तो बात करते हैं इस पर रोक कौन लगाता है आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर रजिया। ये सब बर्नी की किताब है, ठीक है, बर्नी की किताब है, उसमें आपको देखने को मिलता है ना, जो आगे देखने को मिलेगी, मुझे याद नहीं रहा, बता दूंगा आपको। बात करते हैं इनमें से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो ये आपको वर्णी की किताब है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब सती प्रथा का वर्णन उसी में देखने को मिलता है। सबसे पहले बर्नी की जो किताब है, ठीक है, उसमें अगले होगा दे हुआ, नहीं होगा तो बता दूंगा मैं आपको, अभी याद नहीं आ रहा है। तो बात करते हैं, ये कहा किसने था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, रोक लगाई थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने रोक लगाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम चीन, ईरान, मिस्र, सीरिया आदि के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित कर राजदूतों का आदान प्रदान किया था? तो आपको पता है राजदूतों का आदान प्रदान किसने किया था? इसी ने इब्न बतूता को भेजा था। कहां पर? इब्न बतूता को, है ना, इब्न बतूता को कहां भेजा था? चीन भेजा था, है ना, कहां भेजा था भाई? चीन भेजा था राजदूत के रूप में। कब भेजा था? तो भेजा था 1342 में, है ना, अभी हमने पढ़ा था। कब भेजा था? 1342 में इब्न बतूता को चीन में भेजा था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। और ये इब्न बतूता जो था मोरक्को से दिल्ली कब आया था? तो ये आया था 1333 में। कब आया था? 1333 में। शासनकाल किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के सर्वप्रथम चीन, ईरान, मिस्र, सीरिया आदि के साथ वैदिक संबंध स्थापित कर राजदूतों का आदान प्रदान किया था? तो वह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे भेजकर? इब्न बतूता को भेजकर चीन भेजा था 1342 में। इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को ना दे तो अफ्रीका लगा देना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? पाकिस्तान का, यमन का, या फिर यरूशलेम का, या फिर मोरक्को का? बताएगा राइट आंसर क्या होगा। बताएगा भी राइट आंसर क्या होगा। अभी हमने देखा था कौन सा हो जाएगा? मोरक्को, है ना, अफ्रीका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दुआब में कर वृद्धि होने के क्या परिणाम हुए? जो दुआब था उसमें कर वृद्धि होने के क्या परिणाम हुए थे? इससे पहले में देखा था ना कि लोग जमीन छोड़कर भागने लगे थे। बिल्कुल सही। बात करते हैं दुआब का क्षेत्र उजड़ गया था। बिल्कुल सही। बात करते हैं लोग चोरी डकैती करने लगे। ये भी बात सही है। और उपयुक्त सभी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है, मोहम्मद तुगलक ने शासक होने के बाद सिक्कों पर नाम खुदवाया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे बहुत बड़ी मात्रा में। किसके? तांबे के सिक्के चलाए थे बहुत बड़ी मात्रा में। इसीलिए इसका नाम और भी हो जाता है, मुझे याद आ गया, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मनीयर्स, प्रिंस, है ना। क्या कहते हैं भाई? प्रिंस ऑफ मनीयर्स। प्रिंस ऑफ मनीयर्स भी कहा जाता है, ठीक है।
प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या चलाए थे, तांबे के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में चलाए थे, तो आपको इसलिए याद रखना है प्रिंस ऑफ मनियर्स भी से कहा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन होने के बाद सिक्कों पर नाम खुदवाया था। तो भी किसका खुदवाएगा, स्वयं का, मतलब अपना नाम उस पर खुदवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है, मोहम्मद तुगलक के समय न्याय विभाग के अधिपति कौन था। ये मैंने दो बार बता दिया। बात करते हैं, अगर मुगल में पूछे न्याय कौन देता था, तो दिया करता था काजी। कौन, काजी दिया करता था। मगर पूछ रखा है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में न्यायाधीश कौन, न्याय विभाग के अधिपति कौन था, तो वो हो जाता है उलेमाओं को दिया गया था। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है, दिल्ली के सुल्तान के रूप में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में प्रवेश किया था। दिल्ली के सुल्तान के रूप में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में प्रवेश कब किया था, यह आपको बताना है। दिल्ली के सुल्तान के रूप में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर, नहीं, गलत है, गयासुद्दीन नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइएगा। दिल्ली के सुल्तान के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में प्रवेश किया था। कब किया था, यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइएगा, 40 दिन, 62 दिन, 50 दिन या फिर 15 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 दिन, ठीक है। इससे पहले भी हमने इसे देखा है। आगे बढ़ते हैं, देखा है, क्योंकि आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक जो था, ठीक है, वो गाजीपुर एक क्या थी, लकड़ी का महल बनवाया था। किसके द्वारा, एयाज के द्वारा। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मगर मोहम्मद बिन तुगलक के गयासुद्दीन तुगलक पिता थे, है ना, पता थोड़ी थी गिर जाएगा। मगर जैसे ही वो बंगाल विजय के बाद जब वो उसमें घुसे तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उसके नीचे दबकर। उसके बाद ये 1325 में सिंहासन पर बैठते हैं। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। सिंहासन पर बैठने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में प्रवेश कब किया था, तो दिल्ली में प्रवेश कब किया था, वो गाजीपुर जो था, है ना, गाजीपुर नहीं, अफगानपुर, ठीक है, अफगानपुर। गाजीपुर तो अपने यहां पे है, ठीक है, अफगानपुर था। कौन सा, अफगानपुर। अफगानपुर हुआ करता था, वहां से ये क्या कहते दिन में आता है, 40 दिन में आता है और गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है, कृषि विभाग की तरक्की के लिए नियुक्त मंत्री को कहा जाता था। जो कृषि विभाग का मंत्री हुआ करता था उसे क्या कहते थे, ये आपको बताना है। दीवान ए अर्ज, दीवान ए कोही, दीवान ए शिकार, दीवान ए हिजाब। तो हिजाब तो पहना जाता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना, बताएगा, दीवान ए कोही। अब कृषि विभाग का नाम अभी हमने पढ़ा था, वो कौन सा था, वो था दीवान ए कोही, है ना। कौन सा हुआ करता था, दीवान ए कोही, है ना। अभी हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए, किसानों के लिए दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी। तो यहां पर कोही लगा हुआ है, तो कोही देखना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, दीवान ए कोही को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, दीवान ए कोही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अरबी भाषा में रेहुला पुस्तक के लेखक कौन है। देखो भाई, अच्छा रेहुला, हाँ बताइएगा। अब अरबी भाषा में रेहुला पुस्तक के लेखक कौन है, देखो यहां पर आ गया, है ना, वही आ गई बुक। तो बात करते हैं अरबी भाषा में जो रेहुला पुस्तक है उसके लेखक कौन है, इब्न बतूता, गयासुद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी रेहुला पुस्तक में ही लिखा है, सती प्रथा का वर्णन देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। सती होने से पहले राजा से आज्ञा लेनी पड़ती थी, ये सब इसी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी में ये भी है कि अबरी ने ये कहा है, अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किताबें लिखना चाहूं तो बहुत सारी किताबें लिख जाएंगी इसके दोस्त के अनुसार, ठीक है। तो ये भी किस में देखने को मिलता है, रेहुला पुस्तक में ही देखने को मिलता है, जो किसकी है, इब्न बतूता की है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। कहां का रहने वाला था, मोरक्को कहां पड़ता है, अफ्रीका में, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर जो हमारा होता है मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है भी समाप्त हो जाता है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो था
मोहम्मद बिन तुगलक जो हो जाता है वो जो हो जाता है भाई अपना समाप्त। अगले हम क्या देखेंगे, इसके बाद शासक बनेगा फिरोज शाह तुगलक, है ना, जो 1351 में। अब इनकी मृत्यु हो जाएगी कब, 1351 में। 1351 में हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। कहां पर, थट्टा में, ठीक है, थट्टा के निकट हुई थी, मगर थट्टा याद रखना है कहां पर हुई थी भाई, थट्टा में जो थी इनकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। उसके बाद कौन बैठता है 1351 में ही, 1351 में कौन बैठ जाता है गद्दी पर, फिरोज शाह तुगलक बैठ जाता है। और फिरोज शाह तुगलक बहुत ही कह सकते हैं अच्छा शासक हो जाता है ना फिरोज शाह तुगलक। ये 5 नहरों का निर्माण करवाता है और बहुत सारे मतलब 300 से ज्यादा नगर बसाता है। ये 300 से ज्यादा, 300 प्लस नगरों का निर्माण करता है। ये हम क्या देखेंगे अगली वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। जौनपुर नगर की स्थापना, फिरोजाबाद की स्थापना, ठीक है, फिरोजपुर की स्थापना, ये सब कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक करता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर थोड़ी सी अगर और देख लें, थोड़ा सा फैक्ट अगर हम और देख लें, ठीक है, तो आपने प्रिंस ऑफ मनियस देख लिया, ये सबसे शिक्षित हुआ करता था, योजनाएं भी हो गई, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, अभी आता है तो ठीक है। हमने देख लिया सभी, ठीक है, हमने क्या कर लिया भाई, सभी देख लिया, ठीक है। बुक में भी ऐसा इतना ही दे रखा है बस, और ज़्यादा अगर डीपली जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में आए वही पढ़िएगा, ज़्यादा इधर से पढ़ाने की कोशिश मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने अभी पढ़ा है, अगर आप इसको रिवाइज करते हैं, अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो मेरा मानना है कि आप जो इस समय टॉपिक चल रहा है, कौन सा, गुलाम वंश, गुलाम खिलजी तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक जो चल रहा है, इसमें से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। टोटल की बात करता हूं तो ऐसे ही हैं, 600 से 700 क्वेश्चन है, 600 से 700 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन अगर नहीं भी मिलते, थोड़े से दूर से आ जाएंगे, तो 95 क्वेश्चन तो आपको यहां से 100% मिलने वाले हैं मेरी क्लासों से, ठीक है। तो आपको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहे आप साइट पे जाके प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हो, ठीक है, वहां पर आपको इजीली मिल जाएगी। तो हमारी साइट पर जा सकते हो www.paperhacker.in, वहां पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, और अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हो। अगर आप अदरवाइज कहीं से खरीदते हो तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो चेंजेस होगा और ट्रिक जो होंगी वहां पर फॉलो नहीं होने वाली है। तो आपको यही डाउनलोड करना है, इसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो रिस्पॉन्स अच्छा देना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।